वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 27 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ बैच के बारे में। आप प्रारंभ बैच अवेल कर सकते हैं अगर आप फाउंडेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एक एडिशनल जानकारी है आपके लिए वो ये है कि अगर आप प्रारंभ की बैच लेना चाहते हैं तो यहाँ पर EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके लिए सिंपली अगर आप कोई फर्दर डिटेल चाहते हैं तो आप onlyis@gmail.com पे कांटेक्ट कर लीजिए। कई सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि कॉल पिक नहीं हो पाती, तो मैं आपको बता दूं इस समय रश थोड़ा ज़्यादा है। कई सारे कोर्सेस एक साथ लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आपकी कॉल पिक नहीं होती है तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप सिंपली इस मेल पर मेल कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कॉल मिस भी हुई है तो आपको उसके अगले दिन तक कॉल बैक मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। यहाँ से जो भी टीम मेंबर्स हैं वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी को डायरेक्ट किया है कि आप इमीडिएट और फर्म डिसीजन लीजिए कि जो मुल्ला पेरियार डैम में डिसाइडेड मैक्सिमम वाटर लेवल है वो मेंटेन किया जाए। केरला में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इससे दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो रही है मतलब मैक्सिमम पानी का जो लेवल है वो कितना मेंटेन करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड समझिए। देखिए, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुल्ला पेरियार डैम है केरला में। ठीक है, मुल्ला पेरियार डैम है कहां पर? केरला में। लेकिन ये है किसका? ये है तमिलनाडु का। अब ये मामला भला कैसे आ गया कि मतलब केरला के भीतर है लेकिन इसे ओन करता है तमिलनाडु, और इस डैम का इस्तेमाल करने के बदले में तमिलनाडु की सरकार केरला की सरकार को रेंट देती है। ये मैकेनिज्म आज का नहीं है। एक्चुअली में केरला को पहले स्टेट ऑफ त्रावणकोर कहा जाता था। बात 1890 के आसपास की है, और तमिलनाडु को उस समय मद्रास कहा जाता था। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ त्रावणकोर और ये मद्रास, चूंकि मद्रास के कुछ रीजन्स में पानी की अक्सर कमी रहती थी और यहाँ पर पेरियार नदी में इनफ पानी होता था। मामला ये हुआ कि यहाँ पर एक डैम बनाकर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पानी को तमिलनाडु में या उस समय का जो मद्रास था वहाँ डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये डैम बनाया गया उस समय के स्टेट ऑफ त्रावणकोर में, और इस डैम को 999 साल की लीज पर उस समय के मद्रास को दे दिया गया। बाद में देश आज़ाद हुआ, जो त्रावणकोर था वो केरला बन गया और मद्रास बन गया तमिलनाडु। लेकिन ये ट्रीटी अभी भी एप्लीकेबल है। मतलब ये डैम डिस्पाइट बीइंग इन केरला 999 साल की लीज जो भी समय अभी बाकी है उसमें तमिलनाडु के पास ही है। अब मामले की बात यह है कि इस डैम को बनाया गया था 1890 में। इसके पहले आप ये देखिए कि ये है पेरियार नदी। पेरियार नदी यहाँ पर आती है और यहाँ पर डैम बनाकर इस पानी को रोका गया है। तो इस यहाँ पर इस रिजर्वायर में यानी कि पेरियार जो लेक है यहाँ पर ये पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है। मुल्ला पेरियार डैम में ये पानी इकट्ठा होता है, और जब यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता है तो फिर ये इस डायरेक्शन में तमिलनाडु की ओर डाइवर्ट हो जाता है, और वहाँ के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर पानी की नीड को पूरा करता है। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि पेरियार रिवर पर ही मुल्ला पेरियार डैम बनाया गया है, और मुल्लैयार रिवर भी यहाँ पर आती है, उसी के कन्फ्लुएंस पे ये डैम बना है, और फिर पानी चला जाता है तमिलनाडु में। अब दिक्कत की बात यह है कि ये डैम कंप्लीट हुआ 1892 में, और इनिशियली ये कहा गया था कि ये डैम लगभग 50 सालों तक बढ़िया से काम करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि इस डैम को बने लगभग 130 साल बीत चुके हैं। डैम की स्थिति खराब है। अगर वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा जाए तो डैम कोलैप्स भी कर सकता है, और अगर डैम कोलैप्स करता है तो वहाँ पर जो रीजन में रहने वाले लोग हैं केरला के, उन्हें भारी नुकसान सहना होगा। यहाँ पर जो केरला की सरकार है उसका प्रस्ताव ये है कि इस डैम को या तो अच्छे से रिपेयर किया जाए या ऑल टुगेदर एक नया डैम बनाया जाए, या फिर उस वहाँ पर जो वाटर लेवल है उसे एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। तमिलनाडु की सरकार इस पर राज़ी नहीं होती। वो नहीं चाहते कि डैम पर उन्हें और खर्चा करना पड़े। वो ये कहते हैं कि हम आपको रेंट देते हैं तो रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, और एक जो वाटर लेवल है वो हमें चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ेगा तभी पानी का खूब बढ़िया फ्लो तमिलनाडु की ओर जाएगा। काफ़ी विवाद हुआ। जो तमिलनाडु है वो नहीं, जो केरला है वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो 136 फीट के ऊपर जाए, जबकि जो तमिलनाडु है वो चाहता था कि पानी का लेवल कम से कम 142 फीट तक जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसिया तो 142 फीट की अनुमति भी दे दी। लेकिन बाद में जब यहाँ पर दिक्कत हुई, केरला ने कंसर्न रेज किए, तो इसे घटाकर 139 फीट कर दिया गया। अभी भी केरला यही चाहता है कि पानी का लेवल 137 फीट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और तमिलनाडु 142 फीट पे अड़ा हुआ है। 130 साल का ये पुराना जो मुल्ला पेरियार डैम है ये खराब स्थिति में है। मुल्लैयार और पेरियार रिवर के कन्फ्लुएंस पे बनाया गया है, और इसके कोलैप्स करने की संभावना है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी रहते हैं। इसे बनाया गया था पेन्यूक्विक
जो एक इंजीनियर थे उस समय उनके द्वारा, ताकि जो रीजन में मतलब ड्राई रीजन में रहने वाले तमिलनाडु के लोग हैं उन्हें पानी मिल जाए। जो 5 सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इस डैम की वजह से जो लेक बन गई है उसे पेरियार लेक कहा जाता है और वहाँ के लोग उसे ठेकड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बुलाते हैं। जो मुल्ला पेरियार डैम है इसे दुनिया के कुछ बड़े डैम्स में शामिल किया गया है। यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ने तो बहुत समय पहले बोल दिया कि आप इसे डीकमीशन कर दीजिए। अब ये डैम इस स्थिति में नहीं कि इससे काम लिया जाए, ये बहुत पुराना हो चुका है और जिस रीजन में ये है वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी भी है, मतलब कि भूकंप भी आते हैं और ये डैम कभी भी कोलैप्स कर सकता है। यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े बहुत पुराने डैम्स हैं वो ग्लोबल डेवलपमेंटल इशू बनते जा रहे हैं। ये थ्रेट है ह्यूमन सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी तो ये है कि दोनों ही स्टेट एक कंसेंसस बिल्ड करके या तो कोई नया डैम कंस्ट्रक्ट करें या फिर कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाले, लेकिन इस डैम को रिप्लेस किया जाए। मुल्ला पेरियार डैम को डीकमीशन करने का तमिलनाडु सख्ती से विरोध करता है। वो कहता है कि ये अब एक ट्रीटी का पार्ट है जो काफ़ी पहले हुई थी, इसीलिए इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला अभी भी पड़ा हुआ है। देखते हैं क्या होता है, कोई घटना ना हो, बस इसी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसे लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का एक मैकेनिज्म है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। लगभग 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख पर एनम तक का इंश्योरेंस दिया गया है। लेकिन एक बात की हमेशा बात की जाती है कि भारत में जो हेल्थ का इंफ्रा है वो बहुत ज़्यादा वीक है। आप कोई भी स्कीम चला लीजिए, अच्छे हॉस्पिटल्स डायग्नोसिस की फैसिलिटी है ही नहीं, तो लोगों को जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसकी एक्सेस ही नहीं मिल पाती। तो सरकार ने अब प्लान किया है कि अब हम हेल्थ का इंफ्रा बढ़िया करेंगे और इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया। इसे अल्टरनेटिवली आप प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन को इस उद्देश्य से लॉन्च किया है कि हमारे हेल्थ के इंफ्रा में पब्लिक सेक्टर में जो कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाए और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ को और प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ को दोनों ही अर्बन और रूरल एरियाज में अवेलेबल करवाया जाए। इसके अलावा ये जो नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। यहाँ पर प्लान ये है कि हम क्रिटिकल केयर सर्विसेज को अवेलेबल करवाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से केसेस को ऐसी जगहों पर रेफर किया जा सकेगा। क्या कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के? यहाँ पर सबसे पहले तो हम डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट की बढ़िया फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को ओपन किया जाएगा विलेजेस में और सिटीज़ में। फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री मेडिसिन, इन सब की भी व्यवस्था की जाएगी। टेस्टिंग नेटवर्क लगाए जाएंगे ताकि जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोज किया जा सके, पता किया जा सके कि एक्चुअली बीमारी है क्या, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रिक्वायर्ड है हम उसकी व्यवस्था करेंगे। पब्लिक हेल्थ लैब्स जो हैं और जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा डिसीज़ को मॉनिटर करने के लिए। इसके अलावा 5 रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल भी बनाए जाएंगे, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स और 15 बायोसेफ्टी लेवल लैब्स को भी बनाया जाएगा। IT इनेबल्ड डिसीज सर्विलांस सिस्टम बनाया जाएगा ताकि हम जो भी लेबोरेटरीज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल पे काम कर रही हैं हम उन्हें मॉनिटर कर सकें कि वहाँ पर काम कैसा चल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निपुण भारत मिशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को अभी हाल ही में ये कहा गया है कि वो निपुण भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करें और इसे अभी कंस्टिट्यूट किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में। मतलब एक नई स्टीयरिंग कमेटी का काम होता है देख रेख करना, किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी मिशन को उसको देखना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है तो स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। तो अभी ये स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है निपुण भारत के लिए। निपुण भारत मिशन क्या है पहले तो आप यही समझ लीजिए। भारत के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे क्लास दर क्लास आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन उन्हें बेसिक एजुकेशन होती नहीं है। मतलब वो ना तो अच्छे से लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना ही बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही सॉल्व कर पाते हैं। ऐसी स्थिति ना आए, कक्षा 3 तक पहुंचते पहुंचते बच्चा कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अवेल कर ही ले, पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशंस करना जान ले, ये ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत लॉन्च किया गया। इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को दी गई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी, मतलब हर बच्चा जो क्लास 3 तक पहुंचता है वो पढ़ना लिखना और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। मतलब 3 साल से 9 साल के जो बच्चे हैं उन्हें इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है।
शुरू में तो ये टारगेट 2025 तक का था, लेकिन इसे अभी बढ़ाकर 2026-27 कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना ने लगभग 2 एकेडमिक ईयर तो खा ही लिए हैं। 5 टियर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म लगाया गया है। 5 लेवल पे काम किया जाएगा। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्कूल के लेवल पे काम किया जाएगा। कोई एडिशनल फंडिंग नहीं दी जा रही है। केवल जो समग्र शिक्षा स्कीम में पैसे दिए जाते हैं वही यहाँ लगाया जाएगा। और क्रिटिसिज्म की बात यह है कि 2021 में तो उसका भी बजट 20% कम कर दिया गया है। तो केवल प्रोग्राम लॉन्च करने से क्या होगा अगर आप उसके लिए इनफ फंड अलोकेट नहीं करते हैं तो। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसे भी पूरा करने का प्रयास निपुण भारत में किया जा रहा है। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए एक स्टेयरिंग कमेटी बना दी गई। इनका काम ये होगा कि ये नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी को ओवरसी करें कि उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, जो टारगेट है 2026-27 तक वो कैसे अचीव होगा, जो मेजरमेंट ऑप्ट किए जाने चाहिए ईयरली प्रोग्रेस के लिए, उनकी गाइडलाइंस क्या होंगी। हमें नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो भी फाइनेंशियल और प्रोग्राम वाले नॉर्म्स हैं हम उन्हें तैयार करें। मेथडोलॉजी डेवलप करें कि हम कैसे एनालाइज करेंगे, एसेस करेंगे स्टेट्स और यूटीज में जो बच्चों का लेवल है उसे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्रिग्नोपिटेरस कोरोना के बारे में है। ये कोरोना नहीं है, मतलब ये कोई वायरस नहीं है, रैदर ये बीटल यानी कि झींगुर की एक नई स्पीसीज है जिसे खोजा गया है इंडोनेशिया के आइलैंड सुलावेसी से। इंडोनेशिया का आइलैंड सुलावेसी ये कहाँ पर है पहले आप ये समझ लीजिए। आइलैंड ऑफ सुलावेसी ये इंडोनेशिया के 4 बड़े आइलैंड्स में से एक है। देखिए यहाँ पर है सुमात्रा, ये है जावा और यहाँ पर है सुलावेसी। बड़ा अजीब सा इसका स्ट्रक्चर है। इसमें 4 पेनिनसुला बनते हैं, जो मतलब इसकी 4 जैसे हाथ हों ऐसा दिखता है, और ये 4 पेनिनसुला 3 गल्फ बनाते हैं, तोमिली, तोलो और बोन। यहाँ पर हाईएस्ट पीक है माउंट रेतन कोम्बोला या फिर माउंट मारियो, जो कि 11,335 फीट ऊंचा है। यहीं पर इस बीटल की नई स्पीसीज को खोजा गया है। कोविड-19 पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट रहा पेनसॉफ्ट पब्लिशर्स जो इस जर्नल को पब्लिश करते हैं उनके ऊपर, इसीलिए उन्होंने इसमें कोरोना नाम ऐड कर दिया, ट्रिग्नोपिटेरस। ये नदर्न ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनी में और सुलावेसी में इन जगहों पर पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा जीव नहीं है जिसका नाम कोरोना के ऊपर रख दिया गया है। इसके पहले एक इंसेक्ट यानी कि कीट की प्रजाति थी कैडिस फ्लाई, उसका भी नाम कोरोना के ऊपर रखा गया था। उसे नाम दिया गया था पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस। ये नई प्रजाति थी कीट की, लेकिन नाम कोरोना वायरस पे डाल दिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, जबकि यूके के ग्लासगो में COP26 की मीटिंग होने वाली है। क्या निकल के आया? CO2 का एमिशन 2019-20 में थोड़ा कम हुआ है 18-19 की तुलना में, शायद कारण कोविड पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस रहे होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पास्ट डिकेड में एक एवरेज एमिशन हुआ है उससे ये ज्यादा है। CO2 का एमिशन 2020 में एवरेज एमिशन को क्रॉस करता है, जबकि 5.6% का जो फॉसिल फ्यूल का बर्न है वो कम देखा गया कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। मीथेन 2019-20 में 18-19 की तुलना में ज़्यादा एमिट किया गया, और इसका ग्लोबल एवरेज जो पिछले 10 सालों का है उसके हिसाब से भी ज़्यादा है। नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन भी हमने जो एवरेज है पिछले 10 सालों का उससे ज़्यादा किया। जो भी हम CO2 एमिट करते हैं उसका आधा एटमॉस्फेयर में स्टे कर जाता है, केवल आधा ही ओशन और लैंड इकोसिस्टम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। WMO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके पहले IMO हुआ करता था, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1873 में बना था। बाद में उसे ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके 192 मेंबर और स्टेट टेरिटरीज हैं। ये मेट्रोलॉजी यानी कि वेदर, क्लाइमेट, वाटर, इन सभी फील्ड्स में काम करता है। हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और ये रिपोर्ट निकालता है एक दूसरी स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, इस पर भी ये रिपोर्ट निकालते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेताजी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में है। PIB ने अभी भुवनेश्वर में जो लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का, उनके साथ मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेताजी के जो बर्थ प्लेस पर म्यूजियम है वहां पर। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट न्यूज़ में आई। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को सिंगापुर में 1943 में इस्टेब्लिश किया था। वहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी ये। तब सिंगापुर को जापानियों ने कब्जा लिया था, इसलिए लिखा गया है कि ऑक्यूपाइड सिंगापुर। इसे नाम दिया गया था अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद, जिसे सपोर्ट किया जा रहा था एक्सिस पावर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग जापान, जर्मनी, इटली और उनके अलाइज। जापान का ऑक्यूपाइड जो अंडमान और निकोबार आइलैंड था, वहीं पर इस सरकार को बनाया गया।
जिसे बाद में अंग्रेजों ने फिर से ऑक्यूपाई भी कर लिया था 1945 में। बोस जी इस बात को मानते थे कि हम केवल आर्म स्ट्रगल के माध्यम से ही भारत को आज़ाद करवा पाएंगे। तो जिन लोगों ने मलेशिया और म्यांमार के युद्ध में अंग्रेजों से, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से वो लड़ रहे थे और उन्हें जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया था, उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके एक फौज बनाई गई और उसके बाद एक सरकार भी बनाई गई। इस सरकार के पास अपना कोड, सिविल कोड, करेंसी हुआ करता था। पोर्ट ब्लेयर इसकी प्रोविजनल कैपिटल थी। इसके अलावा इसकी कैपिटल इन एग्जाइल हुआ करती थी रंगून और सिंगापुर में। बोस जी हेड ऑफ द स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स भी थे। कैप्टन लक्ष्मी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती थी। S.A. अय्यर ये पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग के हेड थे। रास बिहारी बोस जी सुप्रीम एडवाइजर थे। बोस जी की मौत के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हार जाने के बाद ये गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। रिवीजन कर लेते हैं। मुल्ला पेरियार डैम गोदावरी नदी पर है, गलत है, पेरियार डैम पर है। ट्रिग्नोपेटेरस कोरोना ये बीटल की नई स्पीसीज है, वेस्टर्न घाट में डिस्कवर की गई है, गलत है। इंडोनेशिया के आइलैंड सुलावेसी में डिस्कवर की गई है। निपुण भारत मिशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी इसे इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, सही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस की, गलत है क्योंकि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आजाद हिंद गवर्नमेंट रास बिहारी बोस जी सुप्रीम एडवाइजर थे, ये भी सही है। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।